डियर फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट के इस बिगिनर मॉड्यूल के अंदर जो सीरीज़ हमने चलाई हुई है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हमने आपके क्लियर किए हैं। कंटिन्यूसली आपके जो भी आपके माइंड में जो सवाल आते हैं उनको हम पहले से समझकर वो कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज इस क्लास में हम समझेंगे डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, डेरिवेटिव मार्केट कैसे ट्रेड करता है, क्या इसके प्रोस और कॉन्स होते हैं, क्या रिस्क रहता है इसमें और क्या इसके रिटर्न्स रहते हैं, और ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। मैं ईश्वर सिंह, टेक्निकल एनालिस्ट, मेंटर एवं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें फ्रेंड्स, ताकि मैं आपके डाउट को अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लगातार स्टॉक मार्केट के ऊपर मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। तो फ्रेंड्स, डेरिवेटिव मार्केट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये आइसोलेट ट्रेड नहीं करता, आइसोलेट काम नहीं करता। इसका मतलब इसका कोई अपना वैल्यू नहीं होता। इसका जो भी वैल्यू होता है मार्केट के अंदर, वो वैल्यू कहीं ना कहीं से ड्राइव किया हुआ वैल्यू होता है। कई बार कहते हैं ना कि ये पेरेंटल मिली हुई चीज़ है, आपका अपना कोई गुडविल नहीं है। अगर आपके फादर ऐसे नहीं होते तो आपका कोई वैल्यू नहीं था, तो पेरेंटल आपको गुडविल मिला हुआ है। या फिर आपको वो जो गुडविल आपको आया है वो आपके पेरेंटल होने के कारण आया, आपके फादर के एक स्टेटस होने के कारण आपको ये गुडविल मिला है आपका। तो इस तरीके का एग्जाम्पल इसमें सेट बैठता है। आपको मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे कि आपने एक प्रॉपर्टी परचेज करी, और प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद में क्या होता है, दो पार्टियाँ होती हैं, एक बायर हो गया, एक सेलर हो गया। बायर आप हो गए, सेलर दूसरी पार्टी हो गई। तो आप दोनों के बीच में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट के पेपर साइन हुए। एग्रीमेंट में क्या रहा कि 6 महीने बाद आपको बाकी का अमाउंट पे करना है। और अभी आपने क्या पे किया, एक टोकन अमाउंट उस सेलर को आपने पे कर दिया, प्रॉपर्टी होल्डर का जिसका प्रॉपर्टी था। ठीक है, अभी बाकी का अमाउंट कब पे करना है आपको, 6 मंथ बाद में। अभी जो एग्रीमेंट का पेपर आपके पास आया, एक्चुअल में उस एग्रीमेंट के पेपर को मैं मार्केट में बेचने चला जाऊं तो उसके 50 पैसे भी कोई नहीं देने वाला, क्योंकि वो रद्दी है, वो पेपर है। लेकिन उस पेपर का वैल्यू कहाँ से बन रहा है, वो वैल्यू बन रहा है कि उसके ऊपर जो एग्रीमेंट लिखा हुआ है, जो ऑथराइज सिग्नेटरीज उसके ऊपर हो रखे हैं, जो अमाउंट उसके ऊपर लिखा हुआ है, उसके बाद में जो अपेक्स बॉडीज़ का जो इसके अंदर रेवेन्यू के अंदर होते हैं, उनके ऑथराइज सिग्नेचर उसके अंदर हैं, तभी उस एग्रीमेंट का कोई वैल्यू बना हुआ है। अगर आप एक नोट निकाल लेते हैं तो वो भी एक कागज़ का टुकड़ा है, अगर उस पर आरबीआई गवर्नर के साइन ना हो तो एक्चुअल में क्या है कि एक्चुअल में इनकी वैल्यू ड्राइव होती है कहीं और से। इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू इनका नहीं होता। ये एक रद्दी का टुकड़ा है, एक कागज़ का टुकड़ा है। इसका वैल्यू आता है सिर्फ जो वो ऑथराइज सिग्नेटरीज ने उसके ऊपर साइन कर रखे हैं, जो एक एग्रीमेंट बनकर आपके ऊपर उसके ऊपर टाइप होके आपके सामने आ रखा है। ठीक है, उसके बाद में 6 मंथ बाद में जब आप उसको रजिस्ट्री करने जाते हैं, रजिस्ट्री के बाद में आप सारी की सारी अमाउंट उसको पे करते हैं, उसके बदले में भी आपको पेपर्स ही मिलते हैं। तो उस पेपर्स का वैल्यू नहीं है, वो उस प्रॉपर्टी का वैल्यू है। उस प्रॉपर्टी के वैल्यू से वो वैल्यू ड्राइव करके वो पेपर का वैल्यू बना है। तो मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि डेरिवेटिव क्या होता है। स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन में डेरिवेटिव क्या होता है, ये अपनी वैल्यू ड्राइव करते हैं फाइनेंशियल असेट्स से या फिर कमोडिटीज़ से। फाइनेंशियल असेट्स मतलब जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होगी, बॉन्ड हो गए, डिबेंचर हो गए, शेयर्स हो गए, यहाँ से अपनी वैल्यू ड्राइव करते हैं। या कमोडिटीज़ जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लेड हो गया, निकल हो गया, जिंक हो गया, क्रूड हो गया, नेचुरल गैस हो गया, तो यहाँ से ये अपनी वैल्यू डेराइव करते हैं। कमोडिटी एग्री कमोडिटीज़ भी हो सकती हैं, तो ये कमोडिटीज़ हों या फिर फाइनेंशियल असेट्स हों, यहाँ से ये अपनी वैल्यू डेराइव करते हैं। तो डेरिवेटिव क्लियर। अभी डेरिवेटिव होता क्या है, कितने टाइप का डेरिवेटिव होता है। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव जो हम अमूमन देखते हैं वो हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं 4 तरीके से: फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। अभी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक फार्मर ने अपनी कपास की खेती करी, और अभी जो प्राइस चल रहा है कपास का 5000 चल रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन अभी मेरी फसल को आने में 2 महीने का समय बाकी है। लेकिन मुझे ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, मैं एक फार्मर हूँ और ये जब मेरी फसल तैयार होकर आए उस समय इसका प्राइस गिरकर 4000 रुपये ना हो जाए, 4000। उसके डर के पीछे उसके कुछ कारण भी होंगे, उसका पिछला एक्सपीरियंस होगा या जो भी वजह रही होंगी। लास्ट ईयर्स कुछ सालों में उसने देखा था कि बम्पर फसल होने की वजह से उसके प्राइसेस पहले हाई थे, लेकिन जैसे जैसे फसल आई मंडी में उसके प्राइसेस गिर गए। तो डरा हुआ रहता है किसान कि आज तो प्राइस 5000 चल रहा है,
लेकिन कहीं ऐसा ना हो 2 महीने बाद प्राइस गिरकर 4000 ना हो जाए। अब वो एक ऐसी पार्टी चाहता है कि जो उसको गारंटी करे कि आपकी फसल 5000 रुपीज़ में परचेज की जा सकती है। तो दूसरी पार्टी कौन सी हो गई? दूसरी पार्टी कोई कंपनी हो गई जिसने उसके साथ में एक एग्रीमेंट किया कि भैया हम आपकी फसल को 5000 रुपये पर क्विंटल के लिए लेने के लिए तैयार हैं और इसके बदले में ये डाटो आप अपनी टोकन मनी। तो वो कुछ टोकन मनी उस किसान को दे देते हैं और वो फ्यूचर का प्राइस आज के डेट में ही फिक्स हो जाता है। अब उस टाइम प्राइसेस चाहे जो भी रहे, जो बायर है वो उसको 5000 के हिसाब से पे करेगा। ठीक है। अब बायर का इंटरेस्ट क्या है इसके अंदर? किसान को तो लगता है कहीं उसके प्राइसेस गिर ना जाएं, लेकिन बायर को क्या लगता है कहीं उसके प्राइसेस बढ़ ना जाएं। तो दोनों के लिए यहाँ पर क्या रहता है? विन विन सिचुएशन। उसका भी डाउट क्लियर, उसका भी रिस्क क्लियर और उसका भी रिस्क क्लियर। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहता है? ये ओवर द काउंटर ट्रेड होता है और ये कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये अपने हिसाब से प्लस माइनस जितने भी फसल का उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है वो कर लेते हैं और दो पार्टी ही आपस में मिलकर उसको डिसाइड कर लेती हैं। अगला रहता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टोटल ही सिमिलर रहता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के, लेकिन फ़र्क क्या रहता है? ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता है। यहाँ पर काउंटर पार्टी रिस्क जीरो हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है टोटल का टोटल ही। यहाँ पर आपका कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता। काउंटर पार्टी रिस्क ना होने की वजह क्या है? काउंटर पार्टी रिस्क इसलिए नहीं है कि इसमें स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व है, इसमें सेबी इन्वॉल्व है, इसमें अच्छी हायर रेगुलेटरीज इन्वॉल्व हैं, तो वो आपका काउंटर पार्टी रिस्क एलिमिनेट कर देती हैं। यानी कि आपने किसी को एग्रीमेंट किया तो उसके बदले आपको पेमेंट मिलेगा और पेमेंट के बदले में दूसरी पार्टी को डिलीवरी मिलेगा। इस चीज़ की गारंटी कौन करता है? इस चीज़ की गारंटी स्टॉक एक्सचेंज करता है, कमोडिटी एक्सचेंज करता है और वो सेबी रेगुलेटरीज के अंडर में काम कर रहे होते हैं। तो इसके ऊपर कई अथॉरिटीज़ हो जाती हैं। तो यहाँ आकर आपका काउंटर पार्टी रिस्क खत्म हो जाता है। दूसरा क्या रहता है? दूसरा रहता है ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट कैसे? मतलब इसका एक स्पेसिफिक साइज़ पहले से डिसाइड होता है, लॉट्स के अंदर ट्रेड होता है। आपको एक लॉट खरीदना है तो आपको इतने टन, इतने क्विंटल या इतने स्टॉक्स आपको लेने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में आप उसके ही मल्टीपल में आप परचेज कर सकते हैं, उसी के मल्टीपल में आप सेल कर सकते हैं। अपनी मर्जी से आप हाफ लॉट या 1/4 लॉट नहीं परचेज कर सकते। ठीक है। आपका डिसाइड हुआ फाइनेंशियल असेट्स का, आपने कोई स्टॉक खरीदा, यानी कि किसी स्टॉक का आपने डेरिवेटिव खरीदा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा और रेट डिसाइड हुआ कि आपका 5000 रुपीज़ इसका प्राइस चल रहा है और फ्यूचर में आपको उसके लिए आपने 5200 रुपीज़ पे किए, यानी कि 2 महीने बाद के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने आज 5200 रुपीज़ पे कर दिया। आपने 200 रुपीज़ भी एक्स्ट्रा पे किया। किस एक्सपेक्टेशन में आपने पे किया? इस एक्सपेक्टेशन में आपने पे किया कि फ्यूचर में 2 महीने बाद इसका प्राइस बढ़ के मुझे 6000 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं इसमें? नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ। करंट मंथ का भी हो सकता है, अगले महीने का, उससे अगले महीने का भी हो सकता है और उससे अगले महीने का भी हो सकता है। तो ये एग्रीमेंट आपका हुआ। अब एग्रीमेंट होने के बाद में उसका प्राइसेस अगर बढ़ता है तो बढ़ने के बाद में आपके पास में ये राइट रहता है कि आप उसको बीच में सेल आउट करके, यानी कि वो टोकन अमाउंट जो आपने पे किया था उस टोकन अमाउंट को किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दो। यानी कि कुछ ज़्यादा पैसे आपने अर्न कर लिए, आपने किसी दूसरे को सेल आउट कर दिया, दूसरे ने तीसरे को सेल आउट कर दिया। लगभग 90%, 99% कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही मूव करते हैं। वो मार्केट में ट्रेड होते रहते हैं, बायर्स या सेलर्स उनको ट्रांसफ़र करते रहते हैं, सेल वाले बाय करते रहते हैं, बाय वाले उसको सेल करते रहते हैं, ट्रांसफ़र करते रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को। 1% ऐसा होता है कि कोई डिलीवरी किसी ने उठा ली, अदरवाइज़ डिलीवरी कोई नहीं उठाता। लेकिन होता क्या है, यहाँ ऑब्लिगेशन रहता है। लेकिन ऑब्लिगेशन क्या है कि जो स्पेसिफाइड डेट है, अगर उस डेट को आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं किया तो आपको डिलीवरीज लेनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको ऑब्लिगेशन है, या तो आप उससे पहले उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर दीजिए, अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया तो आपको डिलीवरीज लेनी पड़ेंगी। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अभी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको एक प्रीमियम अमाउंट पे करना पड़ता है। और प्रीमियम अमाउंट किसके लिए आप पे करते हैं? सपोज़ कि आप ये मान के चल सकते हैं कि आप एक ऑटोमोबाइल खरीदने जा रहे हैं, आपको एक गाड़ी पसंद आई, आपको वो गाड़ी खरीदनी है, अभी मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है, 3 महीने बाद के लिए आपने एक टोकन अमाउंट उसको पे कर दिया। टोकन अमाउंट नहीं है, वो सिर्फ वो प्रीमियम अमाउंट है, यानी कि उतना अमाउंट आपने पे कर दिया। उसके बाद जो भी अमाउंट उस गाड़ी का रहेगा, यानी कि जो भी डिसाइड होगा 10 लाख रुपीज़ हुआ,
तो 10 लाख रुपीज़ आप देकर उस टाइम पर वो गाड़ी अपनी उसका ऑनरशिप आप ले लेंगे, तो गाड़ी आप परचेज कर लेंगे। आज आपने 20,000 का प्रीमियम उनको पे कर दिया, 3 महीने बाद होता क्या है कि गाड़ी का वैल्यू 10,50,000 होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको 30,000 का प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि 10,50,000 में मार्केट से उसको परचेस नहीं करना पड़ता। लेकिन इसमें क्या रहता है, आपको राइट रहता है अपने जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको एक्सरसाइज करने का, बट नॉट ऑब्लिगेशन। आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर उसका मार्केट में प्राइस 9,50,000 आ जाता है तो आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप उस कार को परचेज करो 10 लाख रुपीज़ में, जो कि आपका एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि आप उसको ओपन मार्केट से परचेज कर सकते हैं 9,50,000 में। आपका लॉसेस कितना होगा, 20,000 जो आपने टोकन अमाउंट पे किया था, मतलब कुल मिलाकर लॉस कितना हुआ 9,70,000। अभी भी आपको 30,000 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑब्लिगेशन होता है, लेकिन यहाँ ऑब्लिगेशन किसको रहता है, राइटर ऑफ ऑप्शन, यानी कि जो सेल करता है ऑप्शन को उसको ऑब्लिगेशन रहता है। जो बाय करता है उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं, उसको राइट है, वो एक्सरसाइज कर सकता है, बट नॉट ऑब्लिगेशन। बट सेलर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी सेलर ऑफ द ऑप्शन हैव द ऑब्लिगेशन, उसे ऑब्लिगेशन है। अगर बायर चाहे एक्सरसाइज कराना अपने ऑप्शन को तो उसको एक्सरसाइज करके देना पड़ेगा, यानी कि अगर वो डिलीवरी लेना चाहता है तो सेलर के पास में कोई राइट नहीं है उसको मना करने का कि आपको डिलीवरी नहीं दी जाएगी, तो उनको वो डिलीवरी देंगे। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें एक कॉल ऑप्शन है, एक पुट ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन में क्या रहता है, कॉल ऑप्शन में बायर को राइट मिलता है एक असेट को बाय करने का, एक फ्यूचर की डेट पर, स्पेसिफाइड जो डेट होती है, बट नॉट अ ऑब्लिगेशन। वहाँ भी उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। वो एक प्रीमियम पे कर देता है एडवांस में और वो सर्टेन टाइम पर जाकर उसको बाय कर लेता है, कर सकता है चाहे तो, और उससे पहले ही उसको एक्सरसाइज कराना चाहे तो एक्सरसाइज भी उसको करा देता है, यानी कि मार्केट में अगर उसको रेट उसको अच्छे मिल रहे हैं तो उस प्रीमियम अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देता है, किसी और को बेच देता है। दूसरा जिसको भी वो बेचता है वो उसको वो प्रीमियम अमाउंट उसके साथ में एडिशनल बेनिफिट्स के साथ में उसको पे कर देता है। ठीक है। अब पुट ऑप्शन में क्या रहता है, पुट ऑप्शन में रहता है कि जो बायर रहता है पुट का, उसके पास में राइट रहता है उस असेट को सेल करने का, बट नॉट ऑब्लिगेशन। लेकिन जो उसका सेलर होता है, जो राइटर होता है पुट का, वो उसको ऑब्लिगेशन रहता है कि अगर पुट का बायर सेल करना चाहता है असेट को तो उसको बाय करना ही करना पड़ेगा, कोई कंडीशन नहीं है कि वो मना कर सके उसको। तो यहाँ पर बायर के पास में क्या प्रायोरिटी रहती है, क्या प्रेफरेंसेस रहते हैं, बायर को राइट रहता है बट नॉट ऑब्लिगेशन। सेलर को क्या रहता है, ऑब्लिगेशन रहता है कि उसको अगर बायर एक्सरसाइज कराना चाह रहा है तो उसको एक्सरसाइज करके देना ही देना पड़ेगा, यानी कि अगर वो गाड़ी खरीद रहा है तो उसको गाड़ी देनी ही देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर उसको राइट रहता है बायर को और ऑब्लिगेशन रहता है सेलर को। और बायर को कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता, क्योंकि उसका ऑब्लिगेशन कहाँ ख़त्म हो जाता है, जो उसने एक प्रीमियम अमाउंट पे कर रखा है, क्योंकि वो प्रीमियम अमाउंट का लॉस ले चुका है पहले ही, वो प्रीमियम अमाउंट आपको पे कर चुका है। और वो प्रीमियम अमाउंट इसीलिए आपको पे किया है कि वो कोई ऑब्लिगेशन नहीं चाहता, इसी के लिए उसने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे किया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ऑप्शन भी क्लियर हो गया होगा। हम अगली क्लासेस में डेरिवेटिव के दूसरे जो डीप इंसाइट्स हैं उनको लेकर आएंगे और इसके बारे में कुछ और भी स्टडी करेंगे। कमोडिटी एक्सचेंज कैसे काम करता है उसको भी समझेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे ट्रेड करते हैं उनको भी समझेंगे। तो आप हमारी वीडियोस को आपने लास्ट तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको लगातार सब्सक्राइब आप करते रहिएगा, इसको लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, ताकि मैं इस तरीके की वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। आप स्टॉक मार्केट के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न देने वाली इन्वेस्टमेंट रहे, और आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न देने वाली इन्वेस्टमेंट कब रहेगी, तब आपको उसकी स्टडी रहेगी, आपका उसका अभ्यास रहेगा, आपको उसकी टर्म्स क्लियर रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।